गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। कल हम लोगों ने प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव पढ़ा था और हमने ये देखा था कि जब हम विभव को दो मोड पर, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव पर करते हैं तो धनात्मक विभव पर धारा एक मान पर आकर संतृप्त हो जाती है, जबकि ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव की। हम ये कहते हैं कि जब किसी कैथोड पर उच्च तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा, जैसे ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, यहां पर हमने पराबैंगनी प्रकाश इस कैथोड पर आपतित किया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम यहां पर प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे इस कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या कह रहा हूं मैं कि आप जैसे जैसे यहां पर प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर वृद्धि हुई तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे। तो अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई और एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई तो धारा का मान बहुत लंबे समय तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद संतृप्त होगा। इसका मतलब संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम इसको वापस एक अरेंज मैनर में बोलते हैं कि जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि तीव्रता बढ़ने पर कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है एवं एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। फलस्वरूप धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, धारा का मान बढ़ गया, लेकिन अब एक चीज और है कि जो तीव्रता होती है, इस तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता। तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल चीज है। निरोधी विभव क्या होता है या निरोधी विभव उत्पन्न कब होता है? निरोधी विभव का काम क्या होता है? निरोधी विभव का काम होता है कि उच्च गतिज ऊर्जा से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी निरोधी विभव का मान उतना बढ़ेगा। तो यहां तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा हूं, ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ाने से कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी और वो एनोड पर उतनी ही ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, तो संतृप्त धारा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी। और अगर ऊर्जा में वृद्धि नहीं हुई तो निरोधी विभव को कुछ लेना देना ही नहीं है। निरोधी विभव तो जितना है उतना का उतने में ही इसका काम चल जाएगा। तो तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ता है। आगे बात समझ में? यहां तक हम कहते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा है उसकी दर धारा कहलाती है। तो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या के समानुपाती होती है। तो हम यहां पर कहते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती हो गई? आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो गई। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती प्रकाश की तीव्रता। जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम यहां कहते हैं कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है और अगर उसकी तीव्रता आई है, ठीक है, अब प्रकाश स्रोत क्या है? जैसे सपोज दैट प्रकाश स्रोत यहां है और इस प्रकाश स्रोत की तीव्रता आई है, ये कैथोड है। अगर मैं कैथोड से इसकी दूरी को बढ़ाता जाऊंगा तो तीव्रता के मान में कमी आएगी। सीधी सी बात है भाई, दूरी बढ़ाओगे तो कैथोड तक आते आते प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम। तो हम यहां एक रिलेशन लिखते हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²।
ठीक है, तो इसका मतलब स्रोत की दूरी जितनी बढ़ेगी तीव्रता का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। तो अब इस पूरी जो टॉपिक था, इस टॉपिक से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन में एक बार समराइज आपको कर देता हूं। तो पहला कंक्लूजन तो था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता समानुपाती उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, दूसरा संतृप्त धारा के मान में वृद्धि। तीसरा निरोधी विभव की निर्भरता नहीं। ठीक है, तो तीन चीजें इस पूरे टॉपिक की इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, सबसे पहले तो हम तीव्रता और प्रकाश, संतृप्त प्रकाश धारा में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये तो हो गई तीव्रता और ये हो गई आपकी संतृप्त प्रकाश धारा। जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाओगे संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होगी, तो समानुपाती हो गई एक तरह से। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद में हम एक ग्राफ बनाते हैं यहां पे, ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं आवृत निरोधी विभव पे। विभव, यहां कौन सा विभव है आपका, निरोधी विभव। ठीक है, हमने क्या कहा कि आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओ। तो अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को आप बढ़ाते हो तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी उसमें संतृप्तता लेट आएगी। ठीक है, लेकिन निरोधी विभव नहीं बदलेगा, निरोधी विभव तो वही रहेगा। तो यानी अगर अलग अलग तीव्रता के प्रकाश भी आप कैथोड पर आपतित कर रहे हैं तो प्रकाश धारा का मान तो बढ़ेगा, संतृप्तता में भी वृद्धि होगी, लेकिन निरोधी विभव वही रहेगा। क्योंकि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे देखिएगा, तो यहां से ये तीव्रता I1, ये तीव्रता I2, ये तीव्रता I3। तो अगर हम यहां रिलेशन लिखते हैं तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तीव्रता I1 की संतृप्तता यहां हो गई, तीव्रता बढ़ी तो संतृप्तता यहां हो गई, तीव्रता और बढ़ी तो संतृप्तता यहां हो गई, लेकिन निरोधी विभव का मान वहीं का वहीं है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो हमने दो पॉइंट पढ़ लिए, एक तो प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, और एक हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यहां पर, प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, तो अब जब हम प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति के प्रभाव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता को नियत कर दें, यानी अब नियत तीव्रता वाला प्रकाश आपतित करें, तो प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को
नियत रखते हुए आपतित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन करें तो अब देखिएगा, अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन करता हूं तो प्लांक के नियम से मैं जानता हूं E बराबर एच न्यू, यानी E समानुपाती है न्यू के। यानी अगर मैंने आवृत्ति का मान बदला तो डेफिनेटली एनर्जी बदलेगी। और इंटेंसिटी क्या कर रखी है मैंने, आई क्या कर रखा है मैंने, कांस्टेंट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अब मैंने कैथोड पर तो क्या किया कि एक नियत तीव्रता का प्रकाश डाला। तीव्रता क्या है इसकी, कांस्टेंट, ए की तीव्रता है। जब आपने नियत तीव्रता का प्रकाश डाला तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, क्योंकि अलग अलग हो ही नहीं सकती अब तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और जब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी तो यहां पर जो ए है, इस पर जो संतृप्त धारा है वो संतृप्त धारा एक ही होगी, क्योंकि तीव्रता संतृप्त धारा के समानुपाती होती है। अगर तीव्रता ही कांस्टेंट हो गई तो संतृप्त धारा भी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अब हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां पर आवृत्ति बदल रहे हैं। अगर मैं आवृत्ति बदलता हूं तो आवृत्ति बदलने से उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर जो एनोड है उसको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतने ही ज्यादा निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। यानी अब यहां पर निरोधी विभव बदलेगा। दोबारा समझिए, तीव्रता कांस्टेंट है तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट होगी, और जब कैथोड से कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे तो एनोड पर भी उतने ही पहुंचेंगे, और एनोड पर उतने ही पहुंचे तो एनोड पर संतृप्त धारा का मान भी एक जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब हम आवृत्ति का मान बदलते हैं तो आवृत्ति का मान बदलने से जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, और अगर उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आया तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो एनोड पर निरोधी विभव उत्पन्न हुआ है उसका मान भी बदलेगा। आ रही बात समझ में? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होगा, और उसे रोकने के लिए उतना ही अधिक निरोधी विभव हमें काम में लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ग्राफ हम समझते हैं, देखो इसको। देखिए, ये आपका VO1 VO2 VO3, ठीक है। अब यहां से ये दिस वन एंड दिस वन, तो ये तो हो गई आपकी संतृप्त धारा। ये आपकी आवृत्ति ν1, ये ν2, ये ν3। तो मैंने आपसे कहा ν3 ग्रेटर देन है ν2 से और ν2 ग्रेटर देन है ν1 से, तो जिसकी जितनी ज्यादा आवृत्ति उसका उतना ज्यादा निरोधी विभव, दिस वन। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा आप आवृत्ति बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो उतना ही ज्यादा निरोधी विभव आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक? तो ये 3 केसेस थे जो उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों को दर्शा रहे हैं। अब इन जो हमने यहां पर प्रयोग किए, इन प्रयोगों से क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सब लॉजिकल चीजें हैं, समझनी है बस। तो उपयुक्त वर्णित प्रयोगों से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? सबसे पहला परिणाम ये प्राप्त होता है कि जब पर्याप्त उच्च आवृत्ति का प्रकाश, दहली आवृत्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, जब पर्याप्त उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर आपतित होता है तो उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है,
और यह उत्सर्जन बिना किसी कालपश्चिता के होता है। कालपश्चिता का मतलब होता है देरी। कालपश्चिता का मतलब क्या होता है यहां पर? देरी। हमने क्या कहा? यह आपकी धातु की सतह है, इस पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ। तो जैसे यहां से एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपने आपतित किया, वैसे ही तुरंत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा बिना किसी देरी के। यानी इधर प्रकाश गिरा और उधर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है कि जब हम किसी धातु को एक निश्चित दहली आवृत्ति देते हैं, हम कहते हैं हर धातु की एक निश्चित दहली आवृत्ति होती है और उसी आवृत्ति पर वो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करती है। अगर हम उस धातु को उस दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश दें तो उस कम आवृत्ति के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कम आवृत्ति के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होगा। ठीक है। तो सेकंड क्या हो गई आपकी? पहली तो हो गई आपकी कि उपयुक्त आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई कालपश्चिता नहीं होती। दूसरी क्या हो गई? दहली आवृत्ति से न्यूनतम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। कम से कम न्यूनतम कितनी आवृत्ति चाहिए हमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव न्यूनतम दहली आवृत्ति जितनी। ठीक है। अब यहां पर हम कहते हैं कि जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम तक कुछ भी हो सकती है। यानी शून्य से लेके अधिकतम तक इनकी गतिज ऊर्जा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों को एनोड तक जाने से रोकना है तो मुझे एनोड पर ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा कैथोड के सापेक्ष। ठीक है। तो एनोड पर क्या देना पड़ेगा? मुझे ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा। तो एनोड पर दिए गए ऋणात्मक विभव का वह न्यूनतम मान जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंचे, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन से पूछी जाती है। तो क्या कहा हमने? एनोड पर ऋणात्मक विभव का वह न्यूनतम मान जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंचे, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की आवृत्ति पर, क्योंकि आवृत्ति किसको क्रिएट करती है? ऊर्जा को। ठीक है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ता है। हमने ग्राफ में भी देखा है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान भी बढ़ता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे जो हमने प्रायोगिक परिणामों से निकाले। ठीक है। अब एक सिद्धांत आया, तरंग सिद्धांत। इस तरंग सिद्धांत ने भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन यह सिद्धांत असफल रहा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता। ठीक है, तो अब कहां कहां तरंग सिद्धांत असमर्थ हुआ, तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम बात करते हैं, तो प्रकाश का एक सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जब हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अप्लाई करते हैं तो कुछ मानकों पर जाकर यह सिद्धांत फेल हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, और इसके क्या क्या कारण थे वो हम देखते हैं। तो समझते चलिएगा। सबसे पहला कारण हम लेते हैं, फर्स्ट रीजन क्या था कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु पर प्रकाश आपतित होने पर इसके इलेक्ट्रॉनों पर तरंग के विद्युत क्षेत्र के कारण आवृत्ति बल कार्य करेगा। क्या कहता है तरंग सिद्धांत? तरंग सिद्धांत कहता है तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने पर यह इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल आरोपित करेगा। ठीक है, तो ये तरंग सिद्धांत कह रहा है अब जब ये विद्युत बल आरोपित करेगा तो विद्युत बल के कारण से इलेक्ट्रॉन पर एक कार्यकारी बल लगेगा, और वो कार्यकारी बल क्या होगा? F इक्वल्स QE। कार्यकारी बल क्या होगा? F इक्वल्स QE। और इस कारण से जब हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ाने पर बल और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़नी चाहिए। यह तरंग सिद्धांत ने कहा। तरंग सिद्धांत ने कहा कि जब हम किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण से एक आवृत्ति बल कार्य करेगा, और आवृत्ति बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर F इक्वल्स QE बल लगेगा। यह बल क्या करेगा? यह बल तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ आवृत्ति में भी वृद्धि करेगा, ऊर्जा में भी वृद्धि करेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा, क्योंकि बल बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। यह किसने कहा? यह तरंग सिद्धांत ने कहा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल देखा तो प्रैक्टिकल में हमने क्या कहा? अच्छा, इसी को जब हमने समराइज किया तो हमने कहा कि दूसरे शब्दों में कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़नी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। जबकि प्रायोगिक तथ्य क्या कहते हैं कि अगर आपने तीव्रता बढ़ाई तो सिर्फ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो पहला सिद्धांत तो ये यही फेल हो गया जो तरंग सिद्धांत में बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की सभी आवृत्तियों पर होना चाहिए। तरंग सिद्धांत ने कहा भाई तरंग है, तरंग में तो ऊर्जा होती है, तो किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव परिलक्षित हो जाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, बशर्ते तीव्रता पर्याप्त उच्च हो ताकि इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होती रहे। क्या कहा इसने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव सभी आवृत्तियों पर होना चाहिए, बशर्ते तरंग तीव्रता क्या हो? उच्च हो। तरंग तीव्रता को इसने उच्च कहा। तरंग तीव्रता क्या हो? उच्च हो। लेकिन प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि जब तक आप एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश अर्थात दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर नहीं गिराएंगे तब तक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। यानी यहां पर न्यूनतम आवृत्ति तो चाहिए ही चाहिए, तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश तो आपको आपतित करना ही पड़ेगा, तब जाकर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस जगह पर आकर भी यह सिद्धांत फेल हो गया।
ठीक है। अब तीसरी बात ये आई कि किसी तरंग में ऊर्जा तरंगाग्र पर उत्पन्न होती है, अतः यह धातु के उन सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित की जाएगी जो इसके पृष्ठ क्षेत्र में उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं, तरंग सिद्धांत ये कहता है, मतलब इसको शॉर्ट में समझो, तरंग सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि जब एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश आप धातु की पृष्ठ पर डालोगे तो उस तीव्रता से जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को उस धातु के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन अवशोषित करने में कुछ समय लेंगे। भाई सतह पर आई ऊर्जा, ये जैसे सतह है, इस पर आपने प्रकाश डाला, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन से तो पहले तो ये अवशोषित होगी, अवशोषित होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स इसको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके धातु की सतह से बाहर आएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। जबकि प्रायोगिक तथ्य क्या कहते हैं कि जैसे ही आपने उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला तो बिना किसी कालपश्चिता के, बिना किसी देरी के इलेक्ट्रॉन इमीडिएट धातु की पृष्ठ से बाहर आ जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगी। तो यहां भी तरंग सिद्धांत फेल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हाइपोथेसिस, नेक्स्ट सिद्धांत क्या आया, फोर्थ तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसने तो ऊर्जा का संबंध तीव्रता से ही किया। तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि प्रकाश की आवृत्ति और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहां पर प्रायोगिक तथ्य ये कहते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति, ऊर्जा आवृत्ति पर कौन निर्भर करती है, ऊर्जा निर्भर करती है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो तरंग सिद्धांत तो कहता है आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध नहीं होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य कहते हैं कि भाई गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से ये चारों सिद्धांत, तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे, अतः इन्हें फिर अमान्य घोषित कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही बेटा, यहां तक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोनों की अवधारणा पढ़ेंगे। थैंक यू।